हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू की शुरुआत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यानी बिहार का सामान्य परिचय, जो बिहार का जो सीरीज चल रहा है उसका भाग 2 हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे नदियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यानी बिहार की कौन कौन सी प्रमुख नदियां है उस सबके बारे में एकदम डिटेल्स रूप में देखेंगे, जहां से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है। आपकी उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन सी है, दक्षिण बिहार से आने वाली नदियां कौन कौन सी है, और कौन कौन सी आपकी हिमालय नदियां है और कौन कौन सी आपकी पठारी नदियां। ठीक है, सबके बारे में एक डिटेल्स रूप से हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई आपको ट्रिक के माध्यम से क्या किया जाए, यानी 100% याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या भाई कि नदी के बारे में। नदी को अगर देखते हैं, बिहार की नदी या कोई भी नदी हम भारत की नदी देखते हैं, तो नदी आपको विशेष रूप से कितने प्रकार पड़ते हैं, हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं कि भाई नदी जो है वो क्या होती है। एक आपका होती है हिमालय नदियाँ, क्या होती है, हिमालय, और दूसरा होती है आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और पठारी नदियाँ। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हम देखेंगे आपका बिहार में जो नदियाँ है वो आपकी हिमालयी नदियाँ है, हिमालयी नदियाँ। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, पठारी नदियाँ, पठारी नदी। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा हिमालय नदी और दूसरा क्या हो जाएगा आपकी पठारी नदी। अब देखिए हिमालय नदी और पठारी नदी में अंतर क्या होता है, इसमें काफी बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि भाई बरसात के दिनों में क्या होता है कि बहुत सारी नदियां क्या होती है, यानी बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, बरसात के दिनों में यानी बहुत सारी नदियां यानी लबालब हो जाती है और आसपास के क्षेत्रों में जो है अपने जल को यानी समाहित कर यानी बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, और एक हम देखेंगे वही नदी जो है आपकी ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, सूखी पड़ जाती है। यानी बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में उसमें जल लबालब क्या होता है, जल से वो लबालब भरी होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही देखेंगे उसमें क्या होती है, जल समाप्त हो जाता है, यानी जल सूख जाता है। ठीक है, यानी उसमें हमेशा यानी सालों भर यानी जल उपलब्ध नहीं रहता है। उस प्रकार की हम नदियों को यानी प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत रखा जाता है, या बोल सकते हैं उसको पठारी नदियाँ होगी। वो हमेशा क्या होगी, हिमालय नदियाँ जो होती है वो जो हमेशा वो जल से लबालब होती है। हिमालय नदियाँ क्या होती है, यानी हिमालय नदी हमेशा जल से लबालब होती है, जल से भरी होती है। कारण यह है कि वो आपके हिमालय से निकलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसमें हमेशा जलों का रिसाव होता है और वो हमेशा यानी उसमें जल सूखता नहीं है, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो। तो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं क्या, स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि यानी कुछ इनकी विशेषताओं को हम बारे में देख सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जल उपलब्ध होगा, क्या होगा, इसमें हमेशा जल क्या होगा, उपलब्ध होगा। दूसरी बात है कि जो हिमालय से नदियाँ चलती है तो उसमें क्या होता है, वेग तीव्र होता है, वेग क्या होगा, तीव्र होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या यानी सर्पिला आकार का यानी आपका मार्ग जो है ये सर्पिला आकार का ये क्या होता है, इनका मार्ग होता है, ये सीधी कम होती है, मतलब ये तिरछी यानी साफ के इधर उधर यानी काटती छाटती हुई चलते रहती है। तो एक देख सकते हैं कि ये क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। हमेशा क्या होगी, ये याद रखना है कि ये नदियाँ क्या होगी, तो याद रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, ये बहुत सीधी कम होती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, तीसरा हम पॉइंट देख सकते हैं, यानी और तीसरी विशेषता क्या होगी कि इसमें जो होता है ये अपर्दन, यानी इस पर क्या बोल सकते हैं कि अपर्दन भी बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, संवहन करने की भी क्षमता अधिक होती है और ये निक्षेपण भी करती है। ठीक है, ये तीनों काम करती है। इसमें अपर्दन करने की क्षमता अधिक होती है, यानी स्पष्ट बोल सकते हैं कि इसमें तीव्र जल का क्या यानी जल का जो वेग होता है, यानी ऊंचाई से गिरती है तो ऊंचाई से गिरने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसमें जल का वेग अधिक होगा। जल का वेग क्या होगा, जल का वेग तीव्र होता है। क्या होता है, जल का वेग जो होता है वो तीव्र होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल का वेग जब तीव्र होगा तो अपर्दन करने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो हम बोल सकते हैं अपर्दन एवं संवहन दोनों बात बोल सकते हैं, यानी काटने की और उसको ढोने की। ठीक है, यानी अपर्दन एवं संवहन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये भी अधिक क्या होगा, यानी अपर्दन एवं संवहन की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ये विशेषता होती है आपकी क्या, हिमालय नदियों का। यानी इसमें क्या होगा, इसमें सालों भर यानी जल क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। ठीक है, इसमें जल हमेशा क्या रहेगा, यानी जल जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इसमें उपलब्ध रहेगा। ये एक विशेषता खास करके। इसका वेग तीव्र होगा तो ये टेढ़ी मेढ़ी मतलब ये काटते छाटते हुई क्या करती है, निकलती है और ये चलती है। ठीक है, जल का वेग क्या होगा, तीव्र होगा। जब जल का वेग तीव्र होगा तो अपर्दन एवं संवहन करने की क्या होती है, शक्ति। ये इसमें एक और बात है कि इस प्रकार की नदियाँ युवा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, युवा नदी कहलाती है।
ये युवा प्रकार की नदियाँ होती है, ठीक है। हम किसको बोल सकते हैं, युवा। जैसे देखिएगा बच्चे जो होते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये आग है या पानी है, जहाँ मन करता है वहाँ हाथ डाल देते हैं। आग में भी हाथ डाल देते हैं, पानी में भी हाथ देते हैं। इसमें एक मैंने सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि उसमें चंचलता अधिक होती है। उसी प्रकार जो हिमालय से नदियाँ निकलती है वो चंचल होती है, ऊपर से गिरती है तो वेग तीव्र होगा। जब वेग तीव्र होता है वो बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। चलिए एक बार हम उसको देख ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को इस तरह बताएंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, एक बार हम उसको मैप के थ्रू देख ले रहे हैं। और वो क्या करती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो यानी भावर मिट्टी का निर्माण करती है। भावर के बाद यानी खादर, आप देख सकेंगे तराई का निर्माण करती है। तराई के बाद आपका किसका निर्माण करेगी, खादर का निर्माण करेगी। और खादर के बाद हम देखेंगे आपका डेल्टा यानी डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए आपका ये हिमालय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार ये आप हम जानते हैं कि हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है और ये आपका बा हिमालय है। सपोज दैट यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, बा हिमालय है, ठीक है। हम लोग हिमालय, अगर आप लोग हिमालय के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो हिमालय का हम लगभग पूरा वीडियो बना चुके हैं। आप जाइए ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में, इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, और उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसमें हमने हिमालय को बेहतरीन तरीके से बताया है और आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये आपका बाबू क्या है, ये आपका है महान हिमालय। हम देख सकते हैं क्या है ये आपका है महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। ये है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ये हो गया मान लीजिए शिवालिक या बा हिमालय, बा हिमालय। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि नदियों का उद्गम स्थल अगर हिमालय से हो रहा है, सपोज हम मान रहे हैं कि आपका ये शिवालिक है, ठीक है। और शिवालिक से ये नदियाँ मान लीजिए यहाँ से गिर रही है, ये नदी क्या होगी यहाँ से, यानी देखिएगा फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि यानी पहाड़ों से क्या होता है, झरने के रूप में ये जल जो है गिरते रहते हैं। तो ये ऊपर से गिर रही है। जब ये ऊपर से गिर गई, जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ से ये समतल भाग होता है। यानी हम देखें हिमालय फॉल्ट एंड फाल्ट, यानी इसके बीच के हम यानी महान हिमालय लघु हिमालय के बीच के जो विभाजक रेखा है यानी घाटी को हम किस रूप में जानते हैं, तो यानी महान हिमालय लघु हिमालय के बीच की जो घाटी है उसको मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और आपका क्या हो जाएगा, लघु हिमालय और बा हिमालय के बीच की घाटी को किस रूप से जानते हैं, तो मैन बाउंड्री फॉल्ट, याद होना चाहिए, मैन बाउंड्री फॉल्ट जानते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम भी होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये आपका हो गया क्या, मैदानी क्षेत्र, ये हो गया मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्र आपका है। और ये हो गया आपका शिवालिक यानी बा हिमालय है, ठीक है। तो बा हिमालय और इसके बीच एक घाटी यहाँ पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी हिमालय बाउंड्री फॉल्ट, हिमालय फॉल्ट एंड फॉल्ट, यानी HFF, ये याद रखिए, यानी यहाँ की घाटी जो होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि नदियों का उद्गम जो हो रहा है हिमालय से, तो हिमालय से जो नदियाँ गिरेगी, ठीक है, हिमालय से नदियाँ क्या हो रही है, मान लीजिए कि हिमालय से यहाँ पर हिमालय जो है ये नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदी गिर रही है तो यहाँ पर जो थी देखिए तो वेग क्या होगा, तीव्र होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस प्रकार है यहाँ से, तो वेग जो होगा वो क्या होगा, तीव्र होगा। काफ़ी तीव्र गति से ऊपर है तो काफ़ी तीव्र गति से नदी गिरेगी, तो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे कंकर पत्थर को अपने साथ लेकर आती है। क्या करती है, बहुत सारे, यानी यहाँ पे जो पर्वत में जो क्या होता है, आपके स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पत्थर को अपने साथ लेकर आती है। और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो यहीं पर क्या होते हैं, टूट फूट कर जमा हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको आपको समझा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। यहाँ पर क्या होता है, यानी बड़े बड़े पत्थर जो होंगे वो टूट फूट के क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम किस रूप में जानते हैं, तो इस क्षेत्र को यानी नदियों द्वारा पहले किसका निर्माण किया जाता है, तो नदियों द्वारा यही आपका सबसे पहले किसका निर्माण किया जाएगा। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये नदी क्या करेगी, इसको हम भावर बोलते हैं। ये जो क्षेत्र का निर्माण हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, भावर बोलते हैं, भावर, ठीक है। तो नदियों द्वारा यानी जिन मिट्टियों का निर्माण किया जाता है उसके लिए एकदम बेहतरीन हमारे पास ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक क्या होगा, ट्रिक होगा भात बा खादर में। कहाँ है, भात बा खादर में, याद रखिएगा। यानी हम प्रयास करते हैं कि जितना यानी सरल पूर्वक से आपको याद हो जाए, भात बा खादर में, भात बा खादर में। तो याद रखिएगा सबसे पहले नदी जो है यानी किस मिट्टी का निर्माण करती है, तो सबसे पहले मिट्टी का जो निर्माण करेगी वो आपका क्या होगा, भावर। अभी हमने क्या बताया, भावर, याद रखिएगा। भा से क्या हो जाएगा, भावर हो जाएगा। और उसके बाद त से किसका निर्माण करेगी, तराई का निर्माण करती है। त से किसका निर्माण करेगी, तराई का। और उसके बाद ब जो बा है उससे आपका निर्माण करेगी बांगड़ का। किसका निर्माण करेगी, बांगड़ का। देखिए खादर है ना, तो खादर से याद रखिए आपको खादर का निर्माण करती है, ठीक है।
खादर का निर्माण करती है। और यही आपका खादर का ही भाग होता है डेल्टा। इसके बाद किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा एक प्रकार का क्या होता है? डेल्टा एक प्रकार का खादर ही होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको ट्रिक में शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो डेल्टा जो होता है एक प्रकार का खादर ही होता है। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल से, यानी जब हम नदी पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ा जाए कि इसमें से कोई पॉइंट न छूटे। ठीक है, यानी पूरा डिटेल्स में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बाबू बहुत ही उपयोगी होगा, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपके ही लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको उपयोगी होगा, ये काफी उपयोगी है और इसको अंत तक जरूर आप देखिएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भात बा खादर में। भात कहाँ बा? भात आप लोग जो चावल के साथ, यानी चावल को, यानी मान लीजिए भोजपुरी हम लोग क्या बोलते हैं? भात बोलते हैं। ठीक है, तो भात कहाँ है? भात है खादर में। तो भा से हो जाएगा भावर, त से हो जाएगा तराई, अब बा से हो जाएगा बांगर मिट्टी, और यह खादर से खादर याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद आपका डेल्टा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या कर दी, यानी देखिए नदी जब ऊपर से गिर रही है तो जहां पे उसका पाद होता है, यानी जो हिम का पाद होता है, सॉरी शिखर का जो पाद होता है, ठीक है, शिखर का जो आपके पर्वत होते हैं, पर्वतों के पाद मतलब उसके जड़ के पास क्या होती है, यानी ऊपर से जब नदी गिर रही है तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े के ऊपर धमाक धमाक गिराती है। ठीक है, तो जब भड़ियाका रहता है ना, तो यहीं पर क्या होता है? जम जाता है, यहीं पर जम जाता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भाबर कहते हैं। आज जस्ट इसके आगे आ जाएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से अब फिर पानी गिर रहा है, पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी जल जो है ये तो इस पर गिर ही रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि यहां से जलों का रिसाव आसपास के क्षेत्रों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसपास के क्षेत्रों में। ये जहां मन करेगा उधर से, यानी अनेक सरिताओं का निर्माण करती है। ठीक है, अनेक सरिताओं का निर्माण करती है और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है? दलदली हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? यानी आसपास का जो क्षेत्र होगा ये दलदली हो जाएगा। और इस क्षेत्र को, ये तो हो गया आपका भावर, और ये दलदली वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर देखिए, इसको अलग कलर से हम मैपिंग कर दे रहे हैं, अलग कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये आगे यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से जल, जैसे देखिए अगर ये गिट्टी है तो ये तो पड़गम होगा, ये क्या होगा? बड़े बड़े टुकड़े हैं तो ये क्या होगा? पड़गम होगा। जल इस पर गिरेगा, यानी पानी इस पर गिर रहा है तो ये क्या होगा? यानी इसमें गिरने के बाद क्या होगा कि आसपास, जैसे मान लीजिए आपने द्वार पे बहुत सारा गिट्टी रख दीजिए। क्या कर दीजिए? बहुत सारे गिट्टी एक साथ रखिए। आप लोग घर बनने के लिए गिट्टी वगैरह रखते होंगे और वहां पे 10 बाल्टी, 100 बाल्टी, 1000 बाल्टी, कितने हो बाल्टी यहाँ पर पानी फेंकिएगा इस गिट्टिया पर, तो क्या होगा? यानी ऊपर दिखाई देगा, पानी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर यानी नदियां जब गिरती है तो यहाँ पर जो पानी है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आसपास के क्षेत्र को दलदली बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नदी इस पे क्या कर, हमारे द्वार पे गिट्टी इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करिए, यहाँ पर पानी गिराना शुरू कर दिया। पानी गिराएंगे तो इधर इधर से गिरेगा, इधर से इधर से इधर से इधर, यानी चारों बगल क्या हो जाएगा, जहां उसको ढाल मिलेगा उधर वो पानी क्या हो जाएगा? रिसना शुरू हो जाएगा। और जब वो रिसता है तो आसपास के क्षेत्र को दलदली बना देता है। क्या करता है? आसपास के जो संपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होता है? दलदली हो जाता है। और यही आसपास का जो क्षेत्र जो दलदली होता है ना, तो इसी को बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं तराई। ठीक है, तो नदी उधर क्या कहता है? नदी उधर भाबर का निर्माण क्या कहता है पहले। अब जो शंकुआकार का होगा क्या होगा? यानी बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होंगे, कंकर, ईंट, बंजरी वंजरी सब इसमें होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाबर बोलेंगे। और यहीं से यानी जल रिसाव करेगा और आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? दलदली हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई। ठीक है, अब ये तरैया क्या होगा कि जो दलदली क्षेत्र है तो ये तराई हो गया। ठीक है, और तराई के बाद यही जब आगे बढ़ेगा तो देखिए यहां पर क्या है, अब भाबर को मिटा दे, भाबर को ऊपर लिख देना चाहिए। चलिए इसको मिटा दे रहा है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हिमालय नदियों की विशेषता क्या होती है, क्योंकि हिमालय नदी के प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो हिमालय नदी करती क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो आपका हो गया क्या, इधर से खींच के लिख दे रहा है, ये हो गया भाबर और ये हो गया आपका तराई। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका तराई। ठीक है, तराई के जस्ट बाद यहां से अगर देखिए, अब यहां पर क्या दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है तो क्या होगा कि अब यहां से अनेक जो जल है, यहाँ पर मान लीजिए कि अनेक सरिताएं थी और ये दलदली क्षेत्र हो गया, तो अब ये रिस कर, अब मान लीजिए इधर से रिस कर, इधर से अनेक तरह सरिता मिलकर ये धारा बना लेगी, यहाँ से धारा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और इतना मिलकर मान लीजिए आपस में क्या कर लेगी, ये वो धारा बना लेगी, तो इधर से ये इसका निर्माण होगा। तो इस प्रकार से नदियां क्या होती है? आगे निकलती है। ठीक है, और यहाँ आगे निकलने के बाद अब ये क्या करेगी कि उनने अपने साथ लाए गए, अब यहाँ से देखिए तो तराई क्षेत्र में क्या होगा, छोटे छोटे बालू सिल्क कण बच जाएंगे, क्योंकि इधर छोटे छोटे बालू ही ना होंगे। अब इसको अपने साथ लेकर आएगी और आसपास के क्षेत्रों में इसका, चलिए एक ही बना देना ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, दो बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा
वीडियो लंबा होने से आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। वीडियो देखते हैं कि लंबा होता है तो बहुत सारे लोग बेचैन होते हैं, सर बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये देखिए, ये क्या हो गया आपका अनेक धारा है, यहाँ पर 2-3 धारा मिलकर क्या कर दे रही है, नदियों का निर्माण कर रही है। तो अब इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास आपका बहुत सारा ये निक्षेप करेगी नदियाँ, क्या करती है, निक्षेप करती है। अब देखिए निक्षेप किस प्रकार करेगी, ऐसा मान लीजिए कि सब निक्षेप हुआ है, आसपास निक्षेप हुआ है। ये क्या हो गया, नदी क्या कर रही है, नदी निक्षेप करना शुरू कर दी। यहाँ पर भाबर का निर्माण की और उसके बाद आसपास के दलदली क्षेत्र निर्माण की, इसको हम क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। और तराई के बाद ये आपका बांगर का निर्माण करेगी, फिर खादर का निर्माण करेगी। खादर ही होगा, उसके बाद बांगर होगा। तो अब इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि ये स्पष्ट रूप से एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, जलोढ़ मृदा होता है। क्या होता है, जलोढ़ मृदा होता है। हम इसको जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। जब नदियां प्रारंभिक स्थिति में थी, यानी प्रारंभिक जिस पर हम खड़े हैं वो भी एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी ही है। जिस पर हम लोग खड़े हैं वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी कैसी जलोढ़ मिट्टी है, तो वो आपका है बांगर। कैसा है, बांगर। एक हो जाएगा आपका ये बांगर, और एक ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका बांगर होगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये होगा आपका खादर। ये क्या होगा, खादर। तो नदी के जो समीप होगा, नदी का जो नजदीक होगा उसको, यानी नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसको खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये सबको आप लोगों को मालूम होगा। अब ये किस प्रकार, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में नदियों का जो भाग था वो काफी चौड़ा था, और नदियां यहाँ तक निक्षेप करके यानी इस प्रकार के मैदानों क्या कर दी, निर्माण कर दी। लेकिन दिन पर दिन यानी क्या होगा, निक्षेप कम होता गया। निक्षेप यानी इसकी ये जो आप निक्षेप की तो इसकी ऊंचाई जो है क्या हो गई, बढ़ गई। और इसकी ऊंचाई बढ़ने के परिणाम से नदियों की जो गहराई है वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। यानी आसपास के क्षेत्र की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है। तो नदियों की गहराई भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। नदी गहराई जब बढ़ती है तो निक्षेप, अब बताइए कि अब यहां से उठाकर यानी जो आपका निक्षेप है, यानी जो भी आपके सिल्क कण या बालू पत्थर जो भी है उसको उठाकर यहाँ पर नहीं रखेगी, अपने आसपास वाले किनारे वाले क्षेत्रों में रखेगी। तो अब यहाँ पर निक्षेपण होगा। तो ये आपके कहलाएंगे नवीन जलोढ़ मृदा। ये क्या कहलाएंगे, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और ये जो पहले निक्षेपण की है पुरानी जलोढ़ मृदा जो है, इसको हम क्या कहेंगे, बांगर का है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसमें हम देखिएगा यानी आपका जो बांगर है, बांगर से ही आपका निर्माण होता है। किस चीज का, तो बांगर से आपका निर्माण होता है रेह का। अरे रेह हम लोग देखते हैं ना, खेतों में रेह बन जाता है। तो रेह का निर्माण कैसे होता है, अब मान लीजिए कि ये क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। यानी बांगर जो होता है खादर की अपेक्षा क्या होता है, बांगर जो होगा खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होगा। तो लोग इस पर कृषि करेंगे। ये नहीं कि कृषि युग नहीं है, कृषि युग होता है, लेकिन इस पे यानी आधुनिक तरीकों का, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके यानी सिंचाई करके हम क्या करते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अधिक सिंचाई करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस पर रेह उत्पन्न हो जाता है। अब रेह क्या होता है, अरे भाई रेह मतलब क्या, अरे वो धोवन सोडा के रूप में, जो धोवन सोडा नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं, धोवन सोडा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। धोवन सोडा देखिए, कपड़ा धोने के लिए हमारे आसपास के जो भी पहले क्या आते थे, यानी जो कपड़ा धोने वाले होते थे पहले लोग क्या करते थे, धोबी लोग अधिकतर ये जो रेह है यानी आसपास के क्षेत्रों से रेह इकट्ठा करते थे। अब रेह क्या बताइए, जैसे मान लीजिए नोनी बोलते हैं, हम भोजपुरी में क्या बोलते हैं, नोनी। जैसे दीवार वार में देखिए उजला उजला निकलता है, ईटा उटा में उजला उजला जो निकलता है उसको रेह बोलते हैं, चाहे नोनी बोलते हैं, जमीनों पर उजला। अब इसमें क्या होता है कि जब जमीन का पीएच मान यानी 7, जैसे मान लीजिए 7 है तो उदासीन है, यानी जमीन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्षारीय हो जाता है, उससे कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो क्षारीय होगा तभी वो मिट्टी क्या हो गई, समझिए कि आपका उसमें रेह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बांगर में ही क्या होता है, रेह होता है। तो रेह आप समझ गए, रेह अधिक सिंचन के कारण, यानी वाली हम यहाँ पर सिंचाई कर रहे थे, यानी जो पुराने जलोढ़ मृदा हो गई है तो इसमें कंक्रीट और बंजर की संख्या अधिक होगी। और हम क्या करेंगे, सिंचाई करके यहाँ पर कृषि कार्य करेंगे, और सिंचाई करके कृषि कार्य करेंगे तो भाई अधिक सिंचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यानी बांगर पे एक परत बन जाती है, यानी रेह की। ठीक है, जो यानी अनुपजाऊ मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है। बस समझ में आ गया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नदियों द्वारा यानी नदियों के 3 अवस्थाएं होती है, कोई भी नदी होगी तो इसकी कितनी अवस्था होगी, 3 अवस्था होगी। एक आपका देखेंगे हम क्या,
युवा अवस्था जब ये निकल रही है तो इसको युवा अवस्था कहा जाता है। और यहाँ पर आपका प्रौढ़ अवस्था होगा, जब ये नदियों में क्या होता है ढाल कम होगा उसको क्या कहेंगे प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। और जहाँ पे पूरा समतल हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। अब ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि युवा अवस्था में ये नदियों का क्या क्या, नदियों का आपका अपर्दन करने की क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है। नदियों का जो जल का वेग होगा वो तीव्र होगा, यानी हर चीज़ यहाँ पर क्या होती है ज़्यादा होती है, संवहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। लेकिन प्रौढ़ अवस्था में यानी इसकी अपेक्षा कम हो जाएगा और यहाँ पर यानी नदियाँ जो है प्रौढ़ अवस्था में आकर ये निक्षेप करना शुरू कर देगी, क्योंकि उस समय भूमि का जो वो क्या हो जाता है समतल हो जाता है और समतल होने के परिणाम स्वरूप नदी के जो जल का वेग कम हो जाता है और अपने साथ जितने भी लाई गई कंकड़ी बंजरी जो है उसको ढो नहीं पाती है, अपने साथ ही अपने आसपास क्षेत्रों में यानी उसका निक्षेप करना शुरू कर देती है। उस प्रकार को हम इस अवस्था को हम क्या कहेंगे प्रौढ़ अवस्था कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे विशेषकर हिमालय नदियों के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिमालय नदी के बाद आपका याद रखिएगा हिमालय नदी किस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण करती है। तो भाबर, तराई, तराई के बाद भाबर, तराई, उसके बाद क्या हो जाएगा खादर, डेल्टा, ठीक है। तो ये यानी प्रमुख रूप से हिमालय नदियों द्वारा क्या किया जाता है इसका निर्माण किया जाता है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखना है भात बा कहाँ, भात बा खादर में, खादर में। अभी मत समझ लीजिए भात बा खादर में जाए खाएगा बा, जैसे मान लीजिए खादर गोबर से ही हम लोग क्या करते हैं कृषि कार्य करते हैं, क्या कि भात बा खादर में भा से पहले भावर होगा, त से तराई होगा, बा से बांगर होगा, आ खादर से खादर में मतलब हम डेल्टा एक इसके बाद होता है, लेकिन डेल्टा जो होता है एक प्रकार की यानी खादर ही होती है। अब डेल्टा का विकास कैसे होता है चलिए उसके बारे में हम बताएं। डेल्टा मतलब जैसे नदी मुहानों पर ही क्या होता है डेल्टा का विकास होता है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया तो वो मुहानों पर बना है, ठीक है। यानी नदियों का जहाँ पे संगम स्थल होता है, जब नदियाँ कहीं जाकर मिलती है तो वहाँ पर यानी डेल्टा का विकास होता है, चाहे या मुरान कहीं होता है तो वहाँ पर डेल्टा का विकास होता है, बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब जितना बात हम बोले यानी हिमालय नदी हम लोग क्या देख रहे थे, एक तरफ से अब ये हिमालय नदियाँ हो गया, दूसरा आपका कहता है पठारीय नदियाँ, पठारीय नदियाँ। तो देखिए ये क्या होगा, ये तो वर्षा के दिनों में क्या हो जाएंगी यानी बिहार में पड़ रहा है आपको पठारी नदी, एक होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये क्या होंगे आपके, इसमें सालों भर जल की उपलब्धता तो नहीं होगी भाई। बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, बरसात के दिनों में ये फुल हो जाता है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म का ऋतु आता है, ग्रीष्म का मौसम आता है, उस समय इनके जल जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ये नदियाँ सूख जाती है, ठीक है। और बरसात के दिनों में यानी अधिक से मात्रा में जल उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप ये बहुत बड़ा बाढ़ का कारण भी बनती है, ठीक है। ये बाढ़ के कारण भी बनती है कि इतना जैसे मान लीजिए कि अब सूखी हुई है तो इसमें पेंदी वेंदी जो होता है किनारा उनारा सब टूट टाट कर क्या होता है इसके पेंदी को भर देता है। अब पेंदी जब भर जाता है एकाएक बाढ़ आया और पानी यानी उसमें क्या हो गया अधिक यानी जल वहन करने की क्षमता तो उस नदी के पेटी में कम है और उसमें एकाएक जल की मात्रा बढ़ जाए तो क्या आसपास की यानी अपने किनारों को टॉप कर ये जल क्या होता है यानी दोनों तरफ फैल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ तो बाढ़ भी ये उत्पन्न करती है, बाढ़ वो भी उत्पन्न करती है, लेकिन ये भी यानी आसपास यानी गाँव वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं बाढ़ के कारण होते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी ये होती है। अब इसमें देखना है ये कौन कौन है, तो ये आपकी जितने भी आपको उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में यानी जो हिमालय से आ रही है और गंगा मिल रही है सब क्या हो जाएंगी हिमालय नदियाँ, ठीक है। और दक्षिणी बिहार में जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो नदियाँ आ रही है सब क्या हो जाएंगी आपकी पठारीय नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। और एक एक करके हम सबके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी बिहार के उत्तरी नदियाँ कौन कौन सी है और दक्षिण नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। यानी उत्तर से आकर मिलने वाली गंगा में कौन कौन सी नदियाँ, दक्षिण से आकर गंगा मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ है, तो उत्तरी बिहार की कौन सी नदियाँ है और दक्षिणी बिहार की कौन कौन सी नदियाँ है, ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बोल सकते हैं यानी उत्तरी बिहार के लिए महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी को पहनकर क्या रखना है उत्तरी बिहार के लिए याद रखना है आपको। ट्रिक है बहुत दमदार ट्रिक है, ठीक है। यहां पर देखिएगा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक देखिएगा किसके लिए उत्तरी बिहार के लिए, यानी उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी क्या होती है प्रवाहित होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं महान बूढ़ी कमला, ठीक है देखिएगा महान बूढ़ी कमला क्या की है यानी एक बुढ़िया है बहुत बुढ़िया है महान बुढ़ी है, ठीक है। उसका नाम क्या है कमला है, वो क्या करे घाघरा साड़ी पहनकर, घाघरा साड़ी पहनकर, घाघरा साड़ी पहनकर क्या महान बूढ़ी कमला यानी घाघरा साड़ी
पहनकर देख सकते हैं बलान गंड के बाग में घूमती है। कौन सा गंड का? बलान गंड। पहनकर बलान गंड के बाग में घूमती है। याद रखना है आपको, ठीक है। याद क्या रखना है कि महान बूढ़ी कमला, नाम क्या है? महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी पहनकर, कैसा साड़ी पहनकर? घाघरा साड़ी पहनकर बलानगंड के बाग में घूमती है। बलानगंड कोई स्थान है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ बलानगंड के बाग में क्या करिए आप? पहनकर को आपको साइलेंट रखना है। ये बलानगंड तो स्थान है, इसको साइलेंट कर रखने की आवश्यकता है, लेकिन पहनकर क्या करना है आपको? साइलेंट करना, बस इतना। अब देखिए महान बूढ़ी गंगा, महान बूढ़ी कमला, क्या रखना है? महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी पहनकर यानी बलानगढ़ के बाग में घूमती है। बूढ़ी है लेकिन क्या पहन रही है? घाघरा साड़ी पहन रही है। तो लोग हंसेंगे ना भाई ये देखिए भाई बुढ़िया क्या कर रही है, यानी घाघरा साड़ी पहनकर बाग में क्या कर रही है? घूम रही है। तो बस ये आपको याद रखना है कि महान बूढ़ी कमला, कौन? महान बूढ़ी कमला क्या कर रही है? घाघरा साड़ी पहनकर बलानगढ़ के बाग में घूमती है। और उसको याद क्या रखेंगे? अब इससे होगा क्या? महान से हो जाएगा महानंदा, महानंदा। महान से क्या हो जाएगा? महान से आपका हो जाएगा स्पष्ट रूप से महानदी। क्या बोल सकते हैं? महानदी, महानदी। ये बूढ़ी से हो जाएगा बूढ़ी गंडक। क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। कमला से कमला होगा। अब घाघरा है तो घाघरे होगा। घाघरा से घाघरा नदी, जो यूपी में सरयू के नाम से जानी जाती है, बिहार में घाघरा। ये साड़ी से सरयू याद रखना है। दोनों एक ही है, लेकिन ये यूपी में सरयू कहलाएगी, बिहार में घाघरा कहलाती है। तो हम लिख दिए कि दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन पे होता है घाघरा को यूपी में किस नाम से जाना जाता है, घाघरा नदी को यूपी में किस नाम से जाना जाता है, तो उससे संबंधित है, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको भी नोट कर दिया है। आप पहन कर देखिए बलानगढ़ से बलानगंड है, ठीक है। तो बलान से क्या हो जाएगा? बलान नदी हो जाएगा, बलान नदी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? गंड है तो गंड से याद रखना है गंडक, गंडक नदी, ठीक है। अब यह साड़ी को पहनकर ना क्या कीजिएगा? साड़ी को पहनकर देखिए, तो साड़ी को पहनकर याद रखना है क्या? को से आपको याद रखना है कोसी। क्या हो जाएगा? को से कोसी। देखिए बाग मतलब बागमती हो जाएगा, बाग से बागमती, बागमती नदी हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपके क्या हो गए? यानी उत्तर बिहार से जो प्रमुख नदियाँ, उत्तर बिहार में बहने वाली, या हिमालय नदी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हिमालय नदी जो आकर क्या करती है? गंगा मिलती है। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या? महानदी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ी गंडक हो जाएगा, कमला हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, आपका सरयू इसी को बोलते हैं। को से कोसी याद रखना है। बलगंड से क्या हो जाएगा? बलान से बलान नदी हो जाएगा। गंडक से गंड है तो गंडक याद रखिएगा। और बाग से बागमती नदी हो जाएगा। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? साइलेंट आपको रखना है, ठीक है। के को छोड़ देना है, बस। कोई दिक्कत इसमें? तो आपको याद हो जाना चाहिए कि महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी को पहनकर क्या करती है? यानी बलानगंड के बाग में घूमती है, बलानगंड के बाग में घूमती है। कौन? महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी पहनकर बलानगढ़ के बाग में क्या करती है? घूमती है। बस ये हो जाएंगे आपके उत्तरी बिहार की नदियाँ, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए, यानी उत्तरी बिहार की नदियाँ लिखकर ये कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ है, यानी इसको नोट कर लीजिए। सबके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे? यानी पढ़ेंगे। आपको मैप में बताया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं सरयू नदी है, सरयू नदी का उद्गम स्थल, और ये आपका यूपी में है। और जब ये बिहार में प्रवेश करती है तो इसको घाघरा बोलते हैं। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर है। यानी सबके बारे में एक एक करके हम, जो नदी है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो गंडक है, बूढ़ी गंडक हो गया, आपका बागमती हो गया, ठीक है, या कमला हो गई, या आपका कोसी हो गई, या आपका महानंदा हो गई, सबके बारे में एक एक करके हम विशेषता, यानी उसका उद्गम स्थल और वह किन किन डिस्ट्रिक्ट यानी किन किन बिहार के जिलों से होकर गुजरती है वो सब देखेंगे। और कहाँ पे यानी गंगा में आकर मिल जाती है वो देखेंगे। और उनकी खास जो विशेषता है उसके बारे में हम विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदियाँ ट्रिक है, बिहार ट्रिक है, ये काफ़ी आपको यानी याद रखने में सहायता देगा। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे आपकी
दक्षिण बिहार की नदियाँ, दोनों को एक ही बार क्या कर ले, हम नोट कर ले, ताकि फिर कोई दिक्कत ना होगा। एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक है, लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब है। आज भी मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम यानी प्रयास किए कि नहीं भाई, सबका एग्जाम है तो वीडियो तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा आपके लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण बिहार, दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण बिहार की नदी। अब दक्षिण बिहार में कौन कौन सी यानी प्रमुख नदियां जो बहती हैं, यानी जिसको हम प्रायद्वीपीय नदी बोलेंगे, पठारीय नदी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके दक्षिणी बिहार की नदियां हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक याद रखना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है, सोनू चंदन अजय। क्या याद रखना है, सोनू चंदन अजय। सोनू मेरा ही नाम है, ठीक है, सोनू चंदन अजय। सोनू चंदन अजय क्या करते हैं, फागुन के माह में, यानी फागुन जो महीना होता है ना, फागुन हम लोग हिंदी में फागुन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फागुन तो याद कर रखना है। सोनू चंदन अजय कोयल को बड़ा चना खिलाकर, फागुन में सोनू चंदन अजय फागुन में कोयल को, किसको, कोयल को बड़ा चना खिलाकर, कैसा चना, बड़ा चना, और साथ में बोल सकते हैं शक्कर भी, बड़ा चना खिलाकर, कोयल को बड़ा चना खिलाकर रोज क्या करते हैं, रोज पुण्य का काम करते हैं, रोज क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, हर रोज पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, याद रखना। ठीक है, कौन कौन, 3 दोस्त है, 3 मित्र है। अब मित्र का नाम याद रखना है कि सोनू है, चंदन है, अजय है। कौन कौन है, सोनू है, चंदन है, अजय है। वो फागुन के महीने में क्या करते हैं कि कोयल को, यानी कोयल चिड़िया है, ठीक है, उसके क्या करते हैं, बड़ा चना खिलाते हैं, छोटा छोटा चना नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, छोटा छोटा चना ले आकर चना खिलाया जाता है ना, कबूतर को चना खिलाते हैं लोग, तो यहाँ पे कबूतर को ना खिलाया, किसको खिलाया जा रहा है, कोयल को खिलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या करते हैं, यानी सोनू चंदन अजय फागुन के माह में, फागुन महीने में क्या करते हैं, प्रतिवर्ष यानी फागुन में क्या करते हैं, कोयल को बड़ा चना खिलाकर हर रोज पुण्य का कर्म करते हैं। बताइए कि मान लीजिए पक्षियों को पानी देना, उनको अन्न ग्रहण कराना, ये सब जो भी होगा, यानी क्या, ये पुण्य कर्म होता है, अच्छा काम होता है। ठीक है, तो ये तीनों लोग क्या करते हैं, एक पुण्य कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं जी, तो सोनू चंदन अजय फागुन में कोयल को बड़ा चना खिलाकर हर रोज क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। तो अब देखिए सोनू से, अब यहाँ से कौन कौन सी नदी यहाँ पर हो जाएगी, तो याद रखना है, सोनू से हो जाएगी क्या, सोन नदी, सोनू से हो जाएगी सोन नदी, और चंदन से चंदन नदी, चंदन से चंदन नदी, ठीक है, अजय से अजय नदी, अब फाल्गुन से फल्गु नदी, याद रखना है, कौन सा, फल्गु। अब नदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यही कर देंगे। अब देखिए हमने बहुत ही शानदार ट्रिक इसमें अपनाया है, ताकि इसमें पूरा का पूरा नाम आया है। ठीक है, सोनू से सोन याद रखना है, सोन नदी याद रखना है, चंदन से चंदन नदी याद रखना है, चंदन से चंदन नदी ही होगा, अजय से अजय ही होगा, फागुन से फल्गु केवल होगा। ठीक है, में नहीं होगा। अब देखिए कोयल को, किसको, कोयल को, तो उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरी कोयल भी है, और क्या कौन सी नदी है आपका, दक्षिणी कोयल भी है। तो याद रखना है कि उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा आपका, कोयल से उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी है। कोई यहाँ पर क्या रहेगा, कोई यहाँ पर हम देख सकते हैं, कोई यहाँ पर साइलेंट रहेगा, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा, कैसा, बड़ा चना खिलाकर। ठीक है, कैसा चना खिलाया जा रहा है, तो बड़ा चना खिला रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बरवा नदी। अब देखिए चानन से चानन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चानन, पंचानन भी बोला जाता है इसको, ये चानन बोल सकते हैं, चानन नदी हो जाएगा। अब खिलाकर तो यहाँ पर साइलेंट रहेगा। अब देखिए हर रोज क्या कर रहा है, हर रोज, तो हर से याद रखना है हरोहर, हरोहर,
ठीक है। हर से क्या याद रखना है, हरोहर याद रखना है, ठीक है। आप पुण्य से आपका जानबे करते हैं पुन पुन हो जाएगा, पुण्य से क्या होगा, पुण्य कर मतलब पुन 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 पुन, ठीक है। कर्म कर रहा है तो कर्म से क्या, कर्म नासा, कर्म नासा नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये स्पष्ट रूप से क्या हो जाएंगे, कुछ आपके दक्षिण बिहार की जितने भी प्रमुख नदियां है इस ट्रिक में हमने क्या कर दिया है, प्रयास किया है कि भाई इस ट्रिक के माध्यम से आपको सरलता पूर्वक याद हो जाए। तो सोनू चंदन याद रखना है कि सोनू चंदन अजय फाल्गुन, सोनू चंदन अजय फाल्गुन में क्या कर रहे हैं, कोयल को क्या करते हैं, बड़ा चन्ना, छोटा छोटा चन्ना नहीं बल्कि बड़का बड़का चन्ना खिलाकर हर रोज क्या कर रहे हैं, पुण्य का कर्म करते हैं। स्पष्ट है कि हम लोग पक्षी वक्षी को अगर चन्ना खिला रहा है, दाना खिला रहे हैं तो पुण्य का काम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। क्या ट्रिक है, सोनू चंदन अजय फागुन में कोयल को, बस इसको एक दो बार बोलिएगा याद हो जाएगा। सोनू चंदन अजय फागुन में कोयल को क्या कर रहे हैं, बड़ा चन्ना खिलाकर हर रोज पुण्य का कर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सोनू से सोन नदी, चंदन से चंदन नदी, अजय से अजय नदी, फागुन से फाल्गुन नदी। अब यहाँ पर देखिए में है तो में तो ये सब ऐसे ही है। कोयल के उत्तरी कोयल हो जाएगा, बारा से बारवा नदी हो जाएगा, बारा से क्या हो जाएगा, बारवा नदी हो जाएगा, कहीं कहीं देता है, हाँ वही बरवा नदी। और उसके बाद चन्ना से हो जाएगा चानन नदी, और खिलाकर साइलेंट रहेगा, हर से हरोहर नदी हो जाएगा। हर से क्या हो जाएगा, हरोहर नदी, हर रोज से हरोहर, हर रोज से हरोहर याद रखिएगा। पुन से आपका पुनपुन नदी हो जाएगा, कर्म से कर्मनाशा नदी हो जाएगा। ये आपके जो दक्षिण बिहार की जो प्रमुख नदियां है ये हो जाएंगे, ठीक है। यानी दक्षिण बिहार के प्रमुख नदी जो है, या इसको बोल सकते हैं पठारी नदियां कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी सारी नदी है इधर, स्वर्णरेखा भी है, लेकिन जो प्रमुख नदी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए मिटा दे इसको। क्यूल भी नदी आती है, इसमें क्यूल भी आ जाती है, लिख लेंगे इसको आप लोग। अब हम देखिएगा, अब एक एक करके हम प्रत्येक नदी के बारे में क्या करेंगे, विशेषता जो भी होगी सबके बारे में देखा जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी एक तो आपकी नदियों की विशेषता, दूसरी की हम देख लिए प्रद्वीपीय नदी क्या है, और प्रद्वीपीय नदी के साथ साथ हमने देखा है कि हिमालय नदी की क्या होती है, और साथ में हम देखा कि भाई उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं और दक्षिण बिहार की प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। अब सबकी विशेषता के बारे में अगर हम देखेंगे तो विशेषता अगर इस पर हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाई गंगा नदी। इसमें जितना भी हमने ना गंगा नदी को नहीं देखा, गंगा नदी जो क्या करती है, यानी संपूर्ण बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है और पूरे बिहार को उत्तर एवं दक्षिण भागों में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। तो गंगा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, और गंगा के बारे में यानी इसकी उत्पत्ति से भी पूछ देता है कि यानी कहाँ से इसका उद्गम स्थल कौन सा है, इसकी या पूरे बिहार में कितने किलोमीटर अपनी दूरी तय करती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या करना है कि गंगा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले गंगा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि भाई गंगा का जो उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा का उद्गम स्थल हम सभी लोग जानते हैं। गंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी गंगोत्री जो है, यानी वहीं से क्या होती है, यानी गंगा आपका उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में तो लगभग में सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही आसान है। तो हमें चलिए सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम। अब ये हो गया आपका गंगोत्री है, क्या है, गंगोत्री जो कहाँ है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी मतलब बोल सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में अवस्थित है। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा क्या जी, चलिए इसको और नीचे हम लिख रहे हैं। यहाँ पर है आपका, ये हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री जो आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। अब यहाँ से जो जब गंगा नदी निकलती है तो उसको हम जानवी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानेंगे, तो यहाँ से जो नदी हम निकलेगी इसको हम जानवी के नाम से जानते हैं। क्या नाम रखा गया,
तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं जानवी नदी। और ये आती है गोमुख के पास। कहाँ पर आती है? गोमुख के पास आती है। और गोमुख के पास आने के बाद क्या करती है, यानी इसका नाम जो है वो चेंज होकर वो आपका क्या हो जाता है, हम देखेंगे यहाँ पर आने के बाद इसका नाम हो जाता है, अब ये पहले ये किससे, ये आपका ये जानी जाती है जानवी के नाम से। यहाँ पर जानवी लिख दीजिए। ये पहले जो होती है वो जानवी से प्रारंभ होती है, जानवी नदी। और गोमुख के में आने के बाद अब इसका जो नाम हो जाता है वो क्या पड़ जाता है, भागीरथी। यहाँ पर भी इसको लिख दिए गोमुख, गोमुख होता है। और गोमुख के बाद से ये किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है भागीरथी। किस नाम जानी जाएगी? भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी के पास हम देखेंगे यानी एक नदी आकर मिलती है जिसको हम विलंगना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलंगना नदी। यहाँ पर एक नदी आकर क्या हो जाएगी, गंगा में मिल जाती है, ये वहीं भागीरथी में आकर मिलती है। अब ये जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर एक डैम का निर्माण हुआ है, यानी आपका टिहरी बांध का निर्माण हुआ है, यहाँ पर याद रखिएगा। ये कौन सी नदी हो जाएगी? विलंगना नदी। विलंगना नदी। अब यहाँ पर कहाँ पर आकर मिल रही है? टिहरी। यहाँ पे एक टिहरी बांध बनवाया गया है। क्या बनाया? टिहरी बांध। कब बना था जी? देखिएगा टिहरी बांध, इसकी विशेषता क्या है भाई? टिहरी बांध है। और टिहरी बांध है तो हम देखेंगे टिहरी बांध, यहाँ पर एक आंदोलन भी चला था टिहरी बांध से संबंधित। क्या होता है? यानी चिपको आंदोलन, ये भी याद रखिएगा, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कब होता है? तो चिपको आंदोलन देखेंगे हम लोग होता है 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में होगा? तो आपको नेतृत्व भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है चिपको आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपका, अब देखिए इसमें होता क्या है, एक बार थोड़ा सा हम चिपको आंदोलन में चर्चा कर रहे हैं, जो भी यहाँ से टॉपिक आ रहे हैं साथ में, तो इसको उससे संबंधित जो भी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपकी गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री, यानी उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तरकाशी में गंगोत्री से क्या करती है, यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री से आपका ये गंगा नदी का, गंगोत्री जो है उद्गम स्थल है। और यहाँ से ये निकलती है किस नाम से? जानवी के नाम से निकलती है। जानवी के नाम से निकलने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि गोमुख के बाद आने, गोमुख के पास से, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी में एक इधर से यानी आपका उत्तराखंड के जितना भी घटना होगा सब उत्तराखंड में होगा, ठीक है। अब यहाँ से विलंगना नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। अब विलंगना नदी मिलती है तो जहाँ पर ये दोनों का संगम स्थल है, यहाँ पर यानी एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, ठीक है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। और टिहरी बांध से संबंधित एक यहाँ पे आंदोलन भी है जिसको याद रखना है, यानी चिपको आंदोलन। क्या, कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि हम देखें कि जो आपका उत्तराखंड जो क्षेत्र आता है वो भूकंप जोन 5 में आता है। किस जोन में आता है जी? भूकंप जोन 5 में आता है। इसका मतलब क्या है कि आपके ये भूकंप से काफ़ी प्रभावित इलाके हैं। और यहाँ के लोगों ने आंदोलन इसलिए किया क्योंकि उनको डर था कि भाई अगर यहाँ पे बांध का निर्माण होता है, हम यहाँ पे आसपास रह रहे हैं, भूकंप बार बार आता है, बांध टूटेगा तो हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। यानी इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया कि आंदोलन प्रारंभ कर दिया सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और उसमें स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे ठेकेदार यानी अंगूर के वृक्ष को काटने आते थे, यानी लोग क्या करते थे, स्त्रियाँ क्या करती थी, यानी आपके पेड़ों से चिपक जाती थी। तो एक पर्यावरण संरक्षण से भी संबंधित हो सकता है, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए भी ये एक आपका कदम हो सकता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी वो पेड़ों से चिपक जाती ताकि यानी पेड़ पौधों को न काटा जाए। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि भाई यहाँ पर टिहरी बांध न बने, ठीक है। क्योंकि टिहरी बांध बनेगा, बार बार भूकंप के झटके आएंगे और ये बांध टूटेगा तो इससे यानी हम लोग का जो इलाका है काफ़ी प्रभावित होगा, यानी बाढ़ आएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे? डूब वगैरह जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे।
तो इसलिए क्या किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के ये नेतृत्व में आंदोलन चला था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कि यहाँ से नदियाँ जो है आगे बढ़ती है, यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और ये भागीरथी के नाम से ही क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और जैसे ही आगे बढ़ती है यहाँ पर एक नदी आपका आ जाती है, यहाँ पे एक नदी आती है आपकी अलकनंदा नदी। कौन सी नदी आएगी, अलकनंदा नदी। इसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये संतोपथ ग्लेशियर, उत्तराखंड में ही 2 ग्लेशियर हैं यहाँ पर, एक है आपका मिलाप ग्लेशियर, एक संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर ग्लेशियर, एक है आपका मिलाप ग्लेशियर। संतोपथ याद रखिएगा, यहाँ पर है मिलाप, मिलाम, ठीक है। संतोपथ ग्लेशियर और ये क्या है, मिलाप ग्लेशियर, ठीक है। दोनों ग्लेशियर से क्या होती है कि 2 धारा निकलती है, 2 धाराएं निकलती है। एक को बोलते हैं धौली गंगा, दूसरे को बोलते हैं हम लोग विष्णु गंगा। ये जो है इसको बोला जाता है, जब ये एक धारा निकलती है इसको बोलते हैं विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और इस धारा को हम बोलते हैं धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। यानी एक संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा और मिलाप ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा, ठीक है। दोनों आती है, कहाँ मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से यह जो नदी है वो किस नाम से निकलती है, आगे ये निकलती है अलकनंदा के नाम से, ठीक है। और अलकनंदा के बाद ये आकर आपको किस में मिल जाती है, तो ये आकर मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। अलकनंदा से नाम कर ये आपका जो देव प्रयाग है, यहाँ पर देव प्रयाग है, देव प्रयाग में आने के बाद ये जो नदी है आपको मिल जाती है आपकी, एक तरफ से भागीरथी और एक तरफ से अलकनंदा, यानी दोनों जल की जो धारा है वो आकर देव प्रयाग में आकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। और देव प्रयाग में जब आकर मिलती है तो यहाँ से इसका नाम होता है गंगा। क्या होता है जी, अब यहीं से इसका नाम हो जाएगा गंगा। अब ये जो आपकी है वो गंगा नदी है, ठीक है। ये जो नदी की निर्माण होती है, जो दोनों जल की धारा जो आपस में मिलती है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गंगा नदी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये जो गंगा नदी है वो बिहार में प्रवेश करेगी, ये आपको याद रखना है। पहले क्या हो रही है, पहले हम देखेंगे गंगोत्री, यानी इसका उद्गम स्थल क्या हो रहा है, गंगोत्री। गंगोत्री मतलब उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है जानवी नदी के नाम से। किस नदी के नाम से, जानवी नदी के नाम से निकलती है। और गोमुख में आने के बाद इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है, ठीक है। और भागीरथी में एक नदी आकर आपका उत्तर से मिलती है अलकनंदा, सॉरी भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी यानी टिहरी नामक स्थान में आकर मिलती है, जहां पर एक परियोजना बना है जिसको हम बोलेंगे टिहरी बांध परियोजना। और इससे संबंधित एक यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था, जो चिपको आंदोलन था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और यह आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। बोल सकते हैं यह आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जस्ट यहाँ से यानी भागीरथी नदी जो है आपकी आगे निकलती है, तो यहाँ अलकनंदा नाम की नदी जो है आपकी देव प्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ पर, देव प्रयाग में। तो देखिए कि जो दो यानी एक संतोपथ ग्लेशियर, दूसरा आपका मिलाप ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर है, संतोपथ ग्लेशियर, अब दूसरा आपका है मिलाम ग्लेशियर। यानी दोनों ग्लेशियर से 2 जल की धाराएं निकलती है, एक आपका हो जाएगा विष्णु गंगा और दूसरी हो जाएगी धौली गंगा। और विष्णु गंगा धौली गंगा दोनों आकर कहां पर मिलती है, यानी विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। और विष्णु प्रयाग से हम देखेंगे कि आपकी ये अलकनंदा नदी है, ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, अलकनंदा नदी है। और ये अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी अब ये जाकर कहां मिलती है, देव प्रयाग में आकर मिल जाती है। अब इस क्रम में क्या होता है कि अनेक नदियां अलकनंदा में भी आकर मिलती है। जैसे मान लीजिए नंद की नदी, इधर से आप देखिएगा कि इधर से आकर आपको मिलेगी नंद की नदी, ठीक है। इधर से आकर आपको मिलेगी पिंडार नदी, ठीक है।
नंद की नदी हो जाएगा, पिंडार नदी होगा। नंद की नदी जहां पर आकर मिलती है वो भी एक क्या करती है, प्रयाग का निर्माण करती है यहाँ पर भी। तो इसको हम बोलते हैं नंद की नदी। चलिए नाम लिख लिया, नंद की नदी, नंद की नदी, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, नंद की नदी यानी अलकनंदा में जहां पर मिलती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका हो जाएगा नंद प्रयाग। क्या बोल सकते हैं इसको, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। और जस्ट इसके हम यहाँ बगल देखेंगे, यानी यहाँ पर क्या आपकी पिंडार नदी है। अब ये पिंडार जो नदी है वो आपका किस प्रयाग का निर्माण करेगी, तो यहाँ पर इसका पहला नाम लिख लीजिए, पिंडार नदी, पिंडार नदी। और जहां पर ये अलकनंदा से आकर मिलती है, यानी पिंडार नदी जो है जहां पर अलकनंदा से आकर मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोला जाता है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये कर्ण प्रयाग में आकर क्या हो जाती है, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को क्या बोला जाएगा, कर्ण प्रयाग बोला जाएगा। एक आपका ये हो गया। एक नदी और इधर से आपकी मिलेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मंदाकिनी नदी। यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, मंदाकिनी नदी। इसको लिख लीजिएगा, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जहां पर यानी मिलती है अलकनंदा में, इसको बोला जाता है क्या, तो मंदाकिनी जहां पर मिलेगी इसको हम बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या बोला जाता है, इस प्रयाग का जो निर्माण करती है यानी हो जाएगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। याद रखना है सबसे पहले क्या कि इसमें संतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलेगी, मिलाप ग्लेशियर से यानी धौली गंगा निकलेगी। दोनों आकर विष्णु प्रयाग में क्या हो जाती है, मिल जाती है। दोनों की जलधारा आकर आपस में क्या मिल जाएगी, विष्णु गंगा में आकर मिल जाएगी। और यहाँ पर ये क्या करती है, विष्णु यानी इस तरह से, यानी दोनों के संगम स्थल को विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम स्थल को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा, देखिए प्रयाग लिख दिए हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये नदी जो है, जो नदी है ये किस नाम से जानी जाती है, तो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाएगी, अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। और अलकनंदा में 2-3 नदियां जो है आकर मिलती है, ठीक है। एक आपको याद रखना है नंद की नदी जो आकर, यानी नंद की नदी और अलकनंदा के संगम स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछेगा कि यानी अलख है नंद की नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल निम्न में से कौन सा है, या नंद की नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि नंद की नदी और एक तरफ से आपकी अलकनंदा, दोनों के जो संगम स्थल है इसको नंद प्रयाग कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इधर से आपका देखेंगे कर्ण नदी है, इधर से कौन हो जाएगी, सॉरी इधर से आपकी हो जाएगी भागीरथी। देखिए इसका नाम नहीं लिखे हैं, तो देखिए भागीरथी, ये आपकी कौन सी नदी है, भागीरथी, भागीरथी। तो देखिए भागीरथी जो नदी है और अलकनंदा नदी जो नदी है, इसके संगम स्थल को क्या कहेंगे, रुद्र प्रयाग कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पिंडार नदी हो गया और अलकनंदा नदी हो गया, यानी इसके संगम स्थल को पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिंडार यानी पिक याद रखिएगा, पिक, ठीक है। पिंडार का आपका अलकनंदा से संगम स्थल जो जहां पे होता है उसको हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानेंगे। और ये आपका हो जाएगा रुद्र प्रयाग। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जहां पर क्या होती है, एक तरफ से भागीरथी नदी और एक तरफ से ये, अब देखिए यहाँ पर नंद की नदी की भी जलधारा इसमें मिल गई, पिंडारी नदी जो भी है इसका भी जलधारा इसमें मिल गई, भागीरथी की जो जलधारा है ये भी आपके किसमें मिल गई, अलकनंदा। तो ये भी अपने साथ बहुत सारे जल को अपने साथ समाहित करते हुए आती है। और ये भी आप देखेंगे इधर से आपकी कौन आ रही है, भिलंगा नदी की जलधारा और भागीरथी की जलधारा दोनों मिलकर यानी यहाँ पर आ रही है। और कहां पर हम देखेंगे, देव प्रयाग जो है आपका, इस देव प्रयाग में, कौन सा प्रयाग,
तो देवप्रयाग जो है यहाँ से अब ये जो किस नाम से जानी जाएगी, तो देवप्रयाग से ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग से क्या कहलाती है, ये आपकी जलधारा जो है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। और ये जो गंगा है यानी इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई यानी हम देखेंगे 2525 किलोमीटर है। कुल लंबाई अभी कितनी है, 2525 किलोमीटर है। लेकिन ये बिहार में कितनी दूरी तय करती है, तो बिहार में 445 किलोमीटर हो जाएगा। तो बिहार में कितनी दूरी होगा जी, तो बिहार में हम देखेंगे 445 किलोमीटर यानी इसकी कुल लंबाई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो हम देखेंगे आपका जो बक्सर जो है आपका जिला है, देख रहे हैं आपका बक्सर जो जिला है, तो बक्सर में ये सबसे पहले क्या करती है, यानी बक्सर को छूते हुए यहाँ से निकलेगी और आरा होते हुए आपका छपरा, ठीक है, छपरा से का सीमा बनाते हुए यहाँ पर देखेंगे आपका पटना, ठीक है, पटना हो गया। पटना के बाद हम इधर देखिएगा वैशाली, वैशाली के बाद ये समस्तीपुर, बेगूसराय, और इधर से आप देखिए लखीसराय, मुंगेर, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे खगड़िया, भागलपुर, ठीक है, मधेपुरा, और आपका ये क्या हो जाएगा कटिहार होते हुए हम देखेंगे आपका कि ये क्या करती है आपका कटिहार के से ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इधर से एक नदी आपकी आएगी महानंदा जो नदी है वो आपके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होकर ये निकल जाती है और पुनः आकर यानी गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया यानी प्रमुख रूप से नदियों की विशेषता और गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से जाना, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया है तो आज हम रहने देते हैं इतना ही। फिर इसका जो अगला भाग हम देखेंगे यानी ये गंगा नदी हम देख लिए किस प्रकार बिहार में आती है, इसकी लंबाई क्या है। इसके बाद देखेंगे कि अब कौन कौन सी उत्तर की नदी है और कौन कौन सी दक्षिण नदी है गंगा में आकर मिलती है और उनकी विशेषता क्या है, उस सब के बारे में हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।